हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक पढ़ चुके थे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हम लोग को बताता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर कुछ वेलोसिटी के साथ चल रहा है और उसका मास अगर m है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका मास अगर m है और वो एक वेलोसिटी u के साथ अगर मूव कर रहा है और कुछ दूरी तक ये मान लो यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो इसका मास में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मास m का m ही रह जाएगा। और वेलोसिटी मान लो यहाँ से u से यहाँ पे इसका वेलोसिटी v हो गया। कुछ समय लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसको मान लो समय लग गया इसको t सेकंड, ठीक है ना, टाइम इसको लग गया t। तो डेफिनेशन क्या बताता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पहले वो देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कि कोई एक ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम में चेंज आएगा या फिर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो ऑब्जेक्ट का, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो अप्लाइड फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा और फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप तो यहाँ से मूव करके यहाँ से यहाँ तक नहीं गया होगा, यहाँ पर हम लोग को कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाना पड़ा होगा ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे कोई एक फोर्स जब हम लगाए तब क्या हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो है उसके रेट में चेंज आया, ठीक है ना। तो उस कारण से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या किया, वो u वेलोसिटी से v वेलोसिटी तक क्या हुआ, मूव किया, है कि नहीं। तो अभी देखिए यहाँ पर हम लोग को एक मेन चीज समझना है कि ये मोमेंटम क्या होता है। बहुत बच्चे मोमेंटम पहले से नहीं जानते होंगे, तो पहले मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मोमेंटम जो है बेटा वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, ठीक है ना। कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और वो कुछ वेलोसिटी v से अगर चल रहा है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा m इंटू वी, ठीक है ना। मोमेंटम को हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल p या फिर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं बेटा मोमेंटम क्या है, पहले मोमेंटम समझ लीजिए, उसके बाद फिर वो डेफिनेशन को एक बार और डिटेल में समझ करके उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला होगा एफ इजकल टू एम है वो डिराइव कर लेंगे। देखिए मोमेंटम इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मोशन का पावर को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी कुछ है, देखिए मास जो होगा वो ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। मान लो ऑब्जेक्ट अभी पीछे भी केस में लिए थे कि ऑब्जेक्ट का मास m है और वो वेलोसिटी u के साथ जा रहा है। आगे चलकर कुछ समय बाद मान लो उसका मास m रहा और वेलोसिटी v हो गया, मान लेते। तो यहाँ पर मास में बेटा कोई बदलाव आ रहा है नहीं, ऑब्जेक्ट का मास में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, उसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो मोमेंटम क्या है, इज द पावर ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मोशन का पावर है। अगर मोशन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, अगर मोशन का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। अगर मोशन का वैल्यू जो है वो अगर डिक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि हम उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिस कारण से मोमेंटम में हम लोग को ज़्यादा क्या दिखाई देगा, इंक्रीमेंट दिखाई देगा, ठीक है। अब देखते हैं मोमेंटम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर डिनोट करते हैं स्मॉल p से, ठीक है। मोमेंटम जो है वो है क्या, तो ये प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास है। जो अभी पीछे हम आपको बताएं कि मोमेंटम को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू है कि ये प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास है। बेटा ये इसका आप बोल सकते हो कि मैथमेटिकल वैल्यू है। एक्चुअल अगर डेफिनेशन पूछेगा तो डेफिनेशन में आपको मोमेंटम का डेफिनेशन ये लिखना है, ठीक है ना। तो मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। उसी को फॉर्मूला के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल p इक्वल्स टू m इंटू वी। स्मॉल p क्या है, स्मॉल p जो है वो मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल m जो है बेटा वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मोमेंटम आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। अगर मोमेंटम समझ में आ गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करके देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इससे निकल के आता है। तो बेटा अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम लोग को उसका डिफिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले ध्यान से देखिए कि हमारा डिफिनेशन क्या बोलता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है
वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, और डायरेक्शन क्या होगा? वो डायरेक्शन होगा फोर्स के डायरेक्शन में। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। अभी पीछे भी वही एग्जाम्पल लिए थे हम लोग। यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो कुछ वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है। उस पर एक फोर्स अप्लाई कर दिया हम लोग, कोई एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई किया, जिस कारण से इसका वेलोसिटी जो है वो v से कहाँ चला गया? u पे आ गया। ठीक है ना, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। और यहाँ पर आ गया आपका ऑब्जेक्ट का मास जो था वो m का m ही रह जाएगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कुछ समय t लगा होगा, टाइम t लगा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर इस इंस्टेंट पे u वेलोसिटी पे इसका मोमेंटम कितना था? मान लो इसका मोमेंटम था m इंटू यू था, और यहाँ पर इसका मोमेंटम था बेटा m इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? ध्यान देना बेटा, चेंज इन मोमेंटम अलग चीज है और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलग चीज है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना देखने को मिला हमको? चेंज इन मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला mv माइनस mu। ठीक है, अभी ये क्या है? ये मोमेंटम में इतना बदलाव आया है, ये हम लोग को बता रहा है ये चेंज इन मोमेंटम। लेकिन हम लोग को क्या बोला है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये हो जाएगा बेटा आपको mv माइनस mu बाई t। ये क्या हो रहा है? ये मोमेंटम किस दर से बदल रहा है, तो उसके लिए एक इंटरवल का जरूरत पड़ता है, टाइम का। तो उस इंटरवल के लिए हम लोग इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं कि इस इंटरवल से इस रेट से मोमेंटम में चेंज आ रहा है। ठीक है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखते हैं हम लोग? mv माइनस mu अपॉन t, या फिर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, तो अब डेफिनेशन हमको क्या बोला? डेफिनेशन में हम लोग को बोला कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाई t, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है सबको? चलिए आगे देखिए। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, कॉमन ले लेंगे, इसमें बच जाएगा v माइनस u बाई t। कितना आ गया बेटा? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू, ये किसका फॉर्मूला है? v माइनस यू बाई टी, ये एक्सेलरेशन का है। तो आ गया आपको m इंटू ए। ठीक है, तो फोर्स का क्या आ गया हम लोग को कि फोर्स कितना के बराबर हो गया? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। अब देखिए बेटा, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है तो इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा करके इक्वल्स टू का साइन को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट यूज करेंगे स्मॉल k से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर लिख देंगे m इंटू ए। अब ये k का वैल्यू कितना है बेटा? तो ये जो कांस्टेंट है k, इसका वैल्यू होता है बेटा, ये k का वैल्यू होता है 1। कैसे होता है वो अभी समझते हैं। तो यहाँ पर f इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा m इंटू ए, जो कि हमारा फाइनल फॉर्मूला है इसका, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। ठीक है, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है उसका फाइनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब समझते हैं कि यहाँ पर ये k का वैल्यू 1 कैसे आया। तो बेटा जो बाय डेफिनेशन है या फिर जो रूल्स है वो क्या बताता है कि फोर्स जो होगा वो 1 न्यूटन का फोर्स जो है वो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा होता है जिसका मास 1 kg होगा, तो वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वेलोसिटी को एक्वायर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस फॉर्मूला में, ये वाले फॉर्मूला में अगर हम इसका वैल्यू को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर एक k को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाता है? जिससे k का वैल्यू कितना आ जाता है बेटा? 1 आ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग k का वैल्यू को क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिराइवेशन मिल जाता है और हम लोग को पता चलता है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर है? वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन के बराबर है। अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी 1 kg मास वाले ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से वो क्या करेगा बेटा? मूव करेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं।
कि जब कभी क्रिकेट ग्राउंड में अगर कोई एक फील्डर जो है वो अगर क्रिकेट बॉल को जब वो कैच कर रहा था बेटा, तब वो क्या करता है, वो कैच करते समय हाथ में बॉल को पकड़ के वो पीछे की तरफ खींचता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है ताकि बॉल का मोमेंटम को क्या कर दिया जा सके, कम किया जा सके। वो अगर एकाएक बॉल को अगर रोकेगा तो क्या होगा, मोमेंटम डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, जिस कारण से फील्डर को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। इस कारण फील्डर क्या करते हैं, फील्डर जो है वो बॉल को पकड़ के क्या करते हैं, वो पीछे की तरफ खींचते हैं ताकि कुछ समय उसमें लगाया जा सके, ताकि उसका मोमेंटम जो है वो कम किया जा सके। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, आप लोग पढ़ लेना। देखो अभी इसको बेटा हम लोग अपना फॉर्मूला के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला में था F इक्वल्स टू एम इंटू ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि m इंटू वी माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो अभी मान लो जो आपका बॉल था वो यहाँ पे था, यहाँ पे वो वेलोसिटी v के साथ था, इसका मास m था। वो यहाँ से यहाँ पर मान लो फील्डर इसको पकड़ा, अभी इस समय पे इसको फील्डर जो है वो उसको कैच पकड़ा बॉल को, और उसको वो पकड़ के खींच करके कहाँ तक लाया, थोड़ा सा वो नीचे तक लाया, और कुछ समय मान लो 2 सेकंड के आसपास ये टाइम लगा दिया, तो इसका वेलोसिटी वो v से कहाँ ले आया, u पे ले आया। और इसको u कितना हो गया, अब u जो है वो रेस्ट पे चला गया, तो u हो गया आपको 0। ठीक है, मान लो v कितना भी था, मान लो अगर 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से बॉल आ रहा था, लेट अस सपोज ऐसे, तो यहां से यहां तक लाने में वो कितना समय बर्बाद कर दिया, 2 सेकंड। जो किस में यूज हुआ, जो कि मोमेंटम को कम करने में, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कम करने में हेल्प मिला। ठीक है ना, जिस कारण से क्या हुआ, फोर्स जो है बेटा वो रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि ये टाइम का वैल्यू जो है बेटा, वो टाइम का वैल्यू को वो क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। टाइम का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया। अब टाइम इंक्रीज होने के कारण फोर्स जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से देख करके आपको क्लियरली पता चल रहा है कि टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे फोर्स है। अगर टाइम बढ़ेगा बेटा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फोर्स का वैल्यू जो है वो कम जाएगा। ठीक है ना, तो इस कारण से फील्डर जो है वो क्या करते हैं, वो बॉल का मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, वो हाथ से बॉल को पकड़ के थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं। बाय पुलिंग द हैंड backward, a fielder gives more time to the change of momentum to become zero. जीरो होने के लिए मोमेंटम को वो कुछ और समय दे देता है, जिसके कारण फील्डर को इंजुरी होने का चांसेस जो है वो कम हो जाता है या फिर नहीं होता है। एक अगर मोमेंटम को जीरो कर दिया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो होगा आपको यहाँ पर, तो बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार ऑफ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड्स। बोला गया है कि हम लोग को फोर्स पता लगाना है एक कार का वेलोसिटी को 30 मीटर पर सेकंड तक ले जाने के लिए कितने समय में, 10 सेकंड में। अगर कार का मास हम लोग को दे रखा है कि कितना केजी है, 1500 केजी अगर कार का मास है तो सबसे पहले हम लोग बेटा लिख लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। पहले गिवन में लिख लीजिए। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, देखो इनिशियली अभी जो आपका कार है वो कैसा है बेटा, रेस्ट पे है, क्योंकि उसको हम लोग को इम्पार्ट कराना, उसको इस वेलोसिटी पे लाना है। तो इनिशियली ऑब्वियस है कि वो रुका हुआ होगा, तो u कितना हो जाएगा बेटा, u हो जाएगा आपको 0। v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा बेटा 10 सेकेंड्स। मास कितना होगा, मास है आपको 1500 kg, 1500 kg। चलिए अब हम लोग को बोला है कि फोर्स निकालना है, तो F इक्वल्स टू हम लोग को पता है क्या होता है, m इंटू ए होता है। तो m का वैल्यू m ही रहने दो, अभी a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, m का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 1500, v कितना है 30 माइनस u 0 हो जाएगा, अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड्स। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 1500 इंटू 30/10, इसको आप कट कर दीजिए, कितना जाएगा बेटा, हो जाएगा 4500 न्यूटन। तो कितना न्यूटन का फोर्स हम लोग को लग जाएगा, फोर्स लग जाएगा हम लोग को 4500 न्यूटन का फोर्स लगेगा हम लोग को। तब ये कार कहाँ से 0 मीटर पर सेकेंड या फिर रेस्ट से 30 मीटर पर सेकेंड का स्पीड को ये एक्वायर कर लेगा, वेलोसिटी को एक्वायर कर लेगा कितने समय में, 10 सेकेंड में। ठीक है,
तो इस तरह से बेटा आप लोग न्यूमेरिकल्स को बना सकते हो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मदद से, जो कि फॉर्मूला है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन।